नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। कुछ मित्रों का कमेंट आया कि भैया आपका वीडियो थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है, आप जो है 9-10 मिनट का वीडियो बनाइए जिससे हम लोग आसानी से पढ़ पाएँ, जिससे हमारा रिविज़न भी हो जाए। तो मित्रों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे मैंने आज संज्ञा पढ़ाऊँगा, आपको संज्ञा पढ़ाऊँगा, तो संज्ञा पढ़ाते वक्त आपको ऐसा तो नहीं है कि मैं संज्ञा का आधा भाग आज पढ़ाऊँ आधा भाग कल पढ़ाऊँ, तो इसमें आप लोग कन्फ्यूजन में हो जाएंगे, आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो इस वजह से मैं चाहता हूँ, अगर संज्ञा का चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं चाहूँगा 30 मिनट की वीडियो में, 25 से 30 मिनट की वीडियो में आप आसानी से संज्ञा को समझ पाएँ। तो ये चीज़ें आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद करेंगी। मित्रों, मैं 1 घंटा का वीडियो तो नहीं बनाता हूँ। मेरा जो वीडियो जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट, 17 मिनट, 18 मिनट, इतने में आपका काम चल जाएगा और आप जो है अपनी सफलता तक पहुंच पाएंगे। और चलिए मैं बात करता हूं, कुछ मित्रों का सहयोग भी मुझे मिल रहा है। आप लोग जिस तरीके से सहयोग कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उसके लिए हृदय से आपका आभारी हूं कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो अधिक बातें न करते हुए मैं सीधे अपने पॉइंट पर आता हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ संज्ञा की। ठीक है, संज्ञा क्या होता है, उस संज्ञा के पहले वाली बात करते हैं। जो संज्ञा के पहले, जैसे मैंने लिखा रमेश, रमेश मैंने लिखा तो आप आसानी से समझ पा रहे होंगे ये रमेश जो है एक शब्द है। रमेश क्या है, एक शब्द है। लेकिन जब इसी रमेश को मैं कह देता हूँ रमेश बाजार जाता है, मैं लिख देता हूँ रमेश बाजार जाता है। ठीक है, अगर मैं लिख दिया रमेश बाजार जाता है तो यहाँ पर अकेला रमेश जो है शब्द था। ठीक है, यहाँ पर अकेला रमेश क्या था, शब्द था। लेकिन जैसे ही मैंने इसे वाक्य के अंदर पिरो दिया, उसके बाद ये जो रमेश है यहाँ पर रमेश जो है पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पद हो जाएगा। ठीक है, जब एक अकेला रमेश था तो शब्द था और वाक्य के बीच में आ गया तो पद हो गया। अब पद कितने प्रकार के होते हैं तो आसानी से आप ध्यान रखिएगा। पद जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पद कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है संज्ञा, एक होता है सर्वनाम, एक होता है संज्ञा, एक होता है सर्वनाम, एक होता है विशेषण, एक होता है क्रिया, एक होता है अव्यय। ये 5 प्रकार के पद होते हैं। पदों की संख्या कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। एक होता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। उसके बाद एक होता है अव्यय। अब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए चलिए हम पॉइंट पर आते हैं जिसे मैं पढ़ाने वाला हूँ। आप इसे जान गए होंगे, संज्ञा। अब बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा क्या होता है, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है संज्ञा देना। मतलब इंग्लिश में क्या कहा जाता है, संज्ञा को नाउन कहा जाता है, लेकिन संज्ञा होता है। ठीक है, हिंदी में इसे संज्ञा बोला जाता है। अब संज्ञा किसे कहते हैं, किसी का नाम हो। इस संसार में जितने भी नाम हैं, आपको जितने भी नाम दिखाई दे रहे हैं, किसी प्राणी के नाम हो या किसी व्यक्ति के नाम हो, जितने भी नाम होते हैं वो सभी क्या होते हैं, संज्ञाएं होती हैं। जितने भी नाम होते हैं वो सभी क्या होते हैं, संज्ञा होती है। बिल्कुल हम यही बताने वाले हैं आपको। उसके आगे जब संज्ञा के प्रकार में पढ़ाऊंगा तो उसमें डिटेल में मैं बताऊंगा। बिल्कुल यहाँ पर केवल आप इतना समझिए कि जितनी भी चीज़ें आपके सामने दिखाई दे रही हैं, हमारे सामने रूम दिखाई दे रहा है, कमरा दिखाई दे रहा है, हमारे सामने कैमरा दिखाई दे रहा है, हमारे सामने जल दिखाई दे रहा है, हमारे सामने जल दिखाई दे रहा है, हमारे सामने ईंट दिखाई दे रहा है, हमारे सामने रमेश दिखाई दे रहा है, हमारे सामने सुरेश दिखाई दे रहा है। तो जितने भी चीज़ें आपको दिख रही हैं प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से, जिनके नाम हैं, एवरी नेमिंग वर्ड क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। ठीक है, यही होती है संज्ञा। संज्ञा जो है, अब आगे हम बात करते हैं संज्ञा के प्रकार के बारे में। संज्ञा कितने प्रकार की होती हैं मित्रों, एक व्याकरणाचार्य हुए हैं जिनका नाम है कामता प्रसाद गुरु। क्या नाम है, कामता प्रसाद गुरु नाम है। जो कामता प्रसाद गुरु जी हैं, इन्हीं का व्याकरण हमारे हिंदी में मानक व्याकरण कहा जाता है, कामता प्रसाद गुरु जी। इनके अनुसार जो है संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। वो संज्ञा कौन कौन सी होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, और एक होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, और एक होता है भाववाचक संज्ञा। ठीक है,
कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार जो है संज्ञा 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन मित्रों हमारे इस हिंदी के व्याकरण पर अंग्रेजी का प्रभाव बहुत ज़्यादा है और अंग्रेजी के आने के बाद हमारे हिंदी में जो है 5 प्रकार की संज्ञाएं हो गई। अर्थात अगर आपसे पूछा जाए अंग्रेजी के अनुसार संज्ञा कितनी प्रकार की है, 5 प्रकार बताएंगे, या अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, तो 5 प्रकार की होती है। ये तीनों तो पहले से विद्यमान है, इनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 संज्ञाएं और जुड़ जाएंगी। चौथी संज्ञा है समूहवाचक संज्ञा, ठीक है, चौथी है समूहवाचक संज्ञा और 5वीं संज्ञा है आपके सामने द्रव्यवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम इंग्लिश में मटेरियल नाउन भी कहते हैं। अब एक एक पर हम आसानी से बात करते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि संज्ञा कितनी प्रकार की होती है। अगर नाम देकर पूछा जाए कि कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की होती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अर्थ के आधार पर संज्ञा कितनी प्रकार की होती है, तो आप बताएंगे 5 प्रकार की होती है। अब डिटेल में एक एक के बारे में हम चर्चा करते हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मित्रों मैं आपको जो है क्वेश्चन भी बताता चल रहा हूँ किस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस में या यूपीएसएससी में जितने भी तरीके के उत्तर प्रदेश के एग्जाम हैं कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वो भी बताने का प्रयास कर रहा हूँ। कामता प्रसाद गुरुजी के अनुसार 3 प्रकार और सबके अनुसार अर्थ के आधार पर 5 प्रकार के। अब डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले हम संज्ञा के पहले प्रकार की बात करते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम बात करते हैं। जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा में स्पष्ट है व्यक्ति का मतलब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर व्यक्ति का मतलब हुआ विशेष। क्या हुआ? विशेष। अब इससे ही आप स्पष्ट कर लीजिए, जब किसी ऐसे व्यक्ति का नाम हो, जब किसी ऐसे प्राणी का नाम हो, जब किसी ऐसे नेमिंग वर्ड का नाम हो, अर्थात नाम वाले वर्ड का नाम हो, ठीक है, नाम वाले शब्द हो, ऐसे नाम वाले शब्द जो विशेष हो अपने आप में, जो अपने आप में क्या हो, विशेष हो, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, कोई दूसरा ना हो, ठीक है, उसके जैसा कोई दूसरा ना हो, तो वो जो नाम वाला वर्ड है वो क्या कहलाएगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ रमेश, तो रमेश जो है अपने आप में विशेष है, रमेश अपने आप में विशेष है, इसके जैसा, इस रमेश के जैसा कोई नहीं है। यह रमेश की ऐसी संज्ञा हो गई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई। जैसे मैं आपसे कह दूं जनवरी एक महीने का नाम है, लेकिन ये अपने आप में विशेष है, जनवरी के जैसा कोई दूसरा महीना नहीं है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कह दूं दिल्ली, ठीक है, जैसे मैं आपसे कह दूं दिल्ली जो है भारत देश की राजधानी है, यह अपने आप में विशेष है, इस दिल्ली के जैसा कोई दूसरी दिल्ली नहीं है, ठीक है, दिल्ली। उसके बाद जैसे मैं आपसे कह दूं ऑस्ट्रेलिया अपने आप में विशेष है, इस ऑस्ट्रेलिया के जैसा कोई दूसरा देश नहीं है, ठीक है। इस तरीके से तमाम व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर आएंगी जिनका कोई दूसरा प्रतिस्थापन न कर पाए, अर्थात वो अपने आप में विशेष हों, ऐसी चीज़ें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती हैं। ये चाहे किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, चाहे किसी शहर का नाम हो सकता है, चाहे किसी देश का नाम हो सकता है, चाहे किसी प्रदेश का नाम हो सकता है। उत्तर प्रदेश अगर मैंने लिख दिया तो ये अपने आप में विशेष है, उत्तर प्रदेश के जैसा कोई दूसरा प्रदेश नहीं है। अगर मैंने मान लो, सपोर्ट करो, मैंने लिख दिया आपके सामने भारत, तो भारत अपने आप में यूनिक है, इस भारत के जैसा कोई दूसरा भारत नहीं है, तो मेरा भारत महान है, मुझे गर्व है, मैं भारतीय हूँ। ऐसी चीज़ें जो चीज़ें हैं, रमेश, जनवरी, दिल्ली, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर प्रदेश, भारत, ये सभी चीज़ें क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मित्रों अगर मैं आपसे कह दूँ कार, क्या कह दूँ? कार, तो अगर मैं कार कह दिया तो ये कार जो है व्यक्तिवाचक है या नहीं है, इसके बारे में आप बताइए। और मैं समझाने का प्रयत्न करता हूँ, यह कार जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि कार जो है यो यूनिक नहीं है, यूनिक कार नहीं है। जब कार कहा जाए, ढेर सारी कारें हो सकती हैं, वह फार्चूनर हो सकती है, वह मर्सिडीज हो सकती है, वह बोलेरो हो सकती है, वह स्कॉर्पियो हो सकती है, तो कार में कई कारें आ सकती हैं। लेकिन जब हम कह देते हैं पीली कार, पीली स्कॉर्पियो कार, मैंने कह दिया पीली स्कॉर्पियो कार, तो पीली स्कॉर्पियो कार जो है वो अपने आप में विशेष हो गई कि पीली स्कॉर्पियो कार के अतिरिक्त ऐसा कोई कार नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं कार कहूँगा तो किसी जाति का बोध कराएगी, अगर मैं पीली कार कह दिया, यह क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा की श्रेणी में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आप जान गए होंगे।
कोई इसके जैसा ना हो, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, कोई दूसरा इसके समान ना हो, तो वह चीज़ें क्या होती हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आती हैं। अब आगे हम बात करते हैं दूसरे संज्ञा पर, पहुँचते हैं जातिवाचक संज्ञा पर। ठीक है, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रमेश किस प्रकार की संज्ञा है, तो रमेश को आप बताएंगे रमेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा की। किसकी बात करते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है? ऐसी संज्ञा, ठीक है, ऐसी संज्ञा जो किसी जाति का बोध कराती है, अर्थात किसी समुदाय का बोध करा देती है। ठीक है, समुदाय मतलब अब आप समूह पर न मत जाइएगा, किसी एक जाति समुदाय का बोध करा देती है। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयत्न करूँगा, आप आसानी से समझ पाएंगे। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कुत्ता, ठीक है, मैं आपसे कह दिया कुत्ता, तो कुत्ता कैसी संज्ञा है? कुत्ता एक जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक किसी विशेष कुत्ते की बात नहीं हो रही है, एक कुत्ते की जाति की बात हो रही है। जैसे मैं आपसे कह दिया महिला, ठीक है, मैंने आपसे कह दिया महिला, तो महिला एक किसी जाति का बोध करा रही है। मैं किसी एक यूनिक महिला का नाम नहीं ले रहा हूँ, महिला एक विशेष जाति का नाम है। मैंने कुत्ता कह दिया तो कुत्ता एक जाति है। कुत्ता अगर मैं यहाँ पर कह देता वही काला कुत्ता, तो काला कुत्ता क्या हो जाता? व्यक्तिवाचक हो जाता। जैसे मैंने कह दिया कार, ठीक है, कार क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा का बोध कराएगी। अभी मैंने समझाया। जैसे मैं आपसे कह दूं पहाड़, क्या कह दूं? पहाड़ एक जातिवाचक संज्ञा है। इसमें कई पहाड़ हो सकते हैं, माउंट एवरेस्ट वाला पहाड़ हो सकता है, दक्षिणी भारत के पहाड़ हो सकते हैं, पहाड़ में कई चीज़ें आ जाएंगी। जैसे मैंने आपसे कह दिया नदी कह दिया। अब नदी कोई भी नदी हो सकती है, नदी एक जाति का बोध करा रही है। वह भारत की गंगा नदी हो सकती है, ब्रह्मपुत्र नदी हो सकती है, या अमेजोन नदी भी हो सकती है, नील नदी भी हो सकती है। तो नदी एक जाति का बोध करा रही है। ठीक है, पर्वत कोई भी हो सकता है, पर्वत एक जाति का बोध करा रही है। अर्थात इससे आप समझिए इसके समान कई होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है? उसके समान कोई दूसरा नहीं होता है। जैसे नदी हुआ, अगर आपसे पूछा जाए गंगा नदी कैसी संज्ञा है, तो आप यूनिक है। गंगा नदी एक यूनिक है जो उत्तर प्रदेश में बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है और उत्तर प्रदेश के बलिया डिस्ट्रिक्ट से बाहर निकल जाती है। वह जो गंगा नदी है, वह गंगा नदी अपने आप में यूनिक है, वह अद्वितीय है, वे व्यक्तिवाचक संज्ञा के बीच में आएगी। अगर मैंने केवल नदी बोल दिया तो यह जो है अपने आप में यूनिक नहीं है। नदी कई नदियों का बोध करा रही, कई जातियों का बोध करा रही। इसमें गंगा नदी, यमुना नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, रामगंगा नदी, हर एक प्रकार की नदियाँ आ जाएंगी। ठीक है, तो जातिवाचक संज्ञा में एक समुदाय, जाति समुदाय का बोध होता है। तो उम्मीद करता हूँ जातिवाचक संज्ञा भी आप समझ गए होंगे। अब आगे हम किसकी बात करते हैं? आगे हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। किसकी बात करते हैं? भाववाचक संज्ञा की बात करते हैं। आगे हम बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। कुछ लोग क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा में सबसे क्लिष्ट होता है। मैं आपको इसे आसान बना देता हूँ। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा आप आसानी से समझ पाए होंगे। अब यहाँ पर चलिए भाववाचक संज्ञा को थोड़ा सा आसान बना करके पढ़ते हैं। भाववाचक में सबसे पहला चीज़ आप देख रहे होंगे, यहाँ पर भाव लिखा गया है। भाव का मतलब क्या होता है? हृदय का भाव। ठीक है, हृदय का भाव होता है। जिस शब्द में भाव उत्पन्न हो, जिस शब्द में क्या उत्पन्न हो? भाव उत्पन्न हो। या वो भाव जो है किसी गुण का हो सकता है, किसी के गुण का भाव हो सकता है, किसी के प्रकृति का भाव हो सकता है, अर्थात उसकी प्रकृति क्या है उसका भाव हो सकता है। ठीक है, किसी की गुण हो सकता है, प्रकृति हो सकता है, किसी का धर्म हो सकता है। धर्म मतलब ऐसा धर्म नहीं वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, ये वाला धर्म नहीं। धर्म जो गुण धर्म होता है वो वाला धर्म, गुण, प्रकृति, धर्म, ऐसे भाव हो सकते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दशा भी हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है? दशा भी हो सकता है। कैसी दशा? अब मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। जैसे मैं आपसे कह दिया बुढ़ापा, क्या कह दिया? मैंने आपसे कह दिया बुढ़ापा। तो बुढ़ापा क्या है? बुढ़ापा एक भाव को दर्शा रहा है। बुढ़ापा भाव को दर्शा रहा है। जैसे आप समझिए बुढ़ापा क्या होता है? जब आदमी बूढ़ा हो जाता है तो उस बूढ़े में
बूढ़े में एक भाव होता है, हम कहते हैं बुढ़ापा आ गया, हमारे हृदय के अंदर एक भावना है, बुढ़ापा एक भाव है, ठीक है। तो ऐसे समझिएगा बुढ़ापा क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, भाव प्रदान कर रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपसे कह दिया मिठास, मिठाई कैसी होती है भैया, मिठाई जो है मिठास उत्पन्न करती है। मिठाई कैसी संज्ञा है, अगर मैं आपसे केवल ये कह दूं कि मिठाई कैसी संज्ञा है तो आप क्या बताएंगे, मिठाई जातिवाचक है या व्यक्तिवाचक है? तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि मिठाई कैसी संज्ञा है। लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ मिठास कैसी संज्ञा है। मिठाई को खाने के बाद एक हृदय से भाव उत्पन्न होगा, भैया मिठास बहुत ज़्यादा था, ठीक है। तो भावनाएं जहाँ से निकलती हैं वो कैसी संज्ञा होती है, कैसी संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा। जैसे मैंने आपसे कह दिया लड़कपन, क्या कह दिया, लड़कपन मैंने कह दिया, लड़कपन, ठीक है, लड़कपन मैंने कह दिया, ये भाव है। लड़का जो है बचपन में लड़कपन बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ये लड़कपन एक भाव उत्पन्न करता है, भाववाचक संज्ञा हो गया। जैसे मैं आपसे एक चीज़ और कहता हूँ, पुरुषत्व, मैंने क्या कह दिया, पुरुषत्व। पुरुषत्व दोस्तों एक गुण है, पुरुष का एक गुण होता है पुरुषत्व। जैसे मैंने आपसे पुरुषत्व कह दिया, एक गुण है, ये भाव है, पुरुषत्व का भाव है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप गुण, प्रकृति, धर्म, दशा के आधार पर आप आसानी से बता पाएंगे। पुरुषत्व हो गया, स्त्रीत्व हो गया, ये सभी क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इस पर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, आप यहाँ पर बने हैं, उसके बाद मैं आपका टेस्ट लूँगा, उस टेस्ट में ज़्यादा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। मैं टेस्ट जो है जब संपूर्ण कुछ टॉपिक क्लियर कर लूँगा उसके बाद एक दिन आपका टेस्ट रखा जाएगा, ठीक है। आइए हम आगे बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। किसकी बात करते हैं, हम आगे बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की, कि समूहवाचक संज्ञा क्या होती है। आप यहाँ से आसानी से पता पा गए होंगे। समूह मतलब जब किसी के समूह की बात की जाती है, किसी के संगठन की बात की जाती है, किसी सेना की बात की जाती है, मतलब सेना मतलब समूह, जहाँ पर समूह की बात की जाती है वहाँ पर क्या होता है, समूहवाचक संज्ञा होती है। जैसे मैंने कहा टीम, यहाँ मैंने क्या कहा, टीम कहा, तो टीम क्या है, टीम में सबका बोध हो रहा है, उसमें एक कैप्टन होगा, कई खिलाड़ी होंगे, एक कोच होगा, कई तरीके के उसमें हेल्पर रहेंगे। तो टीम मतलब एक समुदाय का बोध हो रहा है, ठीक है, समूह का बोध हो रहा है। टीम हो गया। एक सेना में क्या होता है, सेना में कोई एक व्यक्ति प्रॉपर नहीं होता है, सेना कई लोगों का समूह होता है, उसमें एक पदाधिकारी, कई पदाधिकारी होते हैं, ठीक है। एक उसके बाद मैंने कह दिया संगठन। संगठन में क्या होता है, संगठन में कोई एक व्यक्ति से संगठन नहीं होता है, संगठन में कई लोग जुड़े होते हैं, ठीक है, कई लोगों के मेल से जो है संगठन का निर्माण होता है। इसी तरीके से टीम हो गया, सेना हो गया, संगठन हो गया, ये जो चीज़ें होती हैं जो समुदाय का बोध कराते, जो समूह का बोध कराती हैं वो कहलाता है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा के जितने भी उदाहरण हैं सभी उदाहरण जो है आपको समझा दिए गए हैं और आप समझ पाए होंगे आसानी से कि समूहवाचक संज्ञा क्या होता है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है। जैसे मैंने आपसे कह दिया गुच्छा, मैंने आपसे क्या कह दिया, गुच्छा कह दिया। ये जो गुच्छा है एक चाबी का गुच्छा है, इसमें एक चाबी से गुच्छा नहीं बनेगा, कई चाबी जब जुटेंगे तो गुच्छा बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से जहाँ पर समूह का बोध होता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम अंतिम प्रकार की संज्ञा की बात करते हैं। अंतिम संज्ञा क्या है, अंतिम संज्ञा है द्रव्यवाचक संज्ञा। आसानी से देखिएगा द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होता है। जो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है, ठीक है, जो द्रव्यवाचक संज्ञा होता है इसमें क्या होता है, द्रव्य मतलब किसी पदार्थ की चर्चा होती है, किसी पदार्थ की चर्चा होती है। ऐसे शब्द ऐसे शब्द मैं यहाँ पर शब्द का यूज कर रहा हूँ जिन्हें नापा तौला जाता है, जिन्हें नापा जा सकता है, मापा जा सकता है, तौला जा सकता है। नापा, मापा, नापना, मापा या तौला जा सकता है, वो क्या कहलाते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। द्रव्य मतलब क्या होता है, पदार्थ होता है। जैसे मैंने आपसे कहा सोना, सोना क्या है, एक पदार्थवाचक संज्ञा है। जैसे मैंने पदार्थ मतलब द्रव्य मतलब पदार्थ, इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा सोना, मैंने आपसे कहा चांदी, मैंने आपसे क्या कहा, चांदी, मैंने आपसे कहा कोयला कैसी संज्ञा है, कोयला एक पदार्थवाचक संज्ञा है, ठीक है। जो पदार्थ के जितने भी पदार्थ आते हैं द्रव्य में आते हैं, जिन्हें नापा, मापा, तौला अन्य तरीके से यूज किया जाता है, वो चीज़ें क्या होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ पांचों प्रकार की संज्ञाएं आपको समझ में आ गई होंगी। अब कुछ संज्ञा में विशेष होता है जिसे जानकारी लेना आपके लिए आवश्यक है। जैसे कभी कभी क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है।
क्या होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे मैं उदाहरण लिखता हूँ, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है, जैसे मैंने एक उदाहरण आपके सामने लिखता हूँ कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, जयचंदों की कमी नहीं है। ठीक है, मैंने आपसे कहा कि भारत में जयचंदों की कमी नहीं है। आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे, अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, जयचंदों के नीचे लगा दिया जाएगा अंडरलाइन। आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि अंडरलाइन किए हुए शब्द में कौन सी संज्ञा है। आप जयचंद देखेंगे तो जयचंद 1194 चंदावर वाले युद्ध में मोहम्मद गोरी से पराजित हुआ राजा था जयचंद। आप तुरंत ही लगा देंगे जयचंद के जैसा कोई दूसरा नहीं है, अर्थात यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर जयचंद का अर्थ है गद्दार से। भारत में जयचंदों की कमी नहीं है, अर्थात भारत में गद्दारों की कमी नहीं है। ये है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्लियरली जयचंद जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर इसे जो है जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, जयचंदों की जाति एक दिखा रही है। समझ में आया ना आपको। जैसे मैंने एक उदाहरण मैं आपके सामने और लेता हूँ, जैसे मैंने आपसे कहा कि घर में विभीषणों की कमी नहीं है, हर घर में विभीषणों की कमी नहीं है। अब मैंने विभीषण शब्द इस्तेमाल कर दिया, आप राम के विभीषण को मान करके वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा लगा देंगे। लेकिन जो विभीषण शब्द वहाँ पर आया है, वो विभीषण शब्द जो है घर के भेदी के रूप में प्रयोग हो गया है। घर के भेदी एक जाति है, सबके घर में कोई ना कोई जो है घर का खलमंडल चाहता है, घर को बदनाम करता है, घर को बेकार कर देता है, ऐसे विभीषण घर को नाश करवा देता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे विभीषण की बात की गई है। ठीक है, आप अपने भावनाओं में रहिएगा। मैं विभीषण किसी गलत एवज में नहीं बोला हूँ, मैंने जो विभीषण शब्द इस्तेमाल किया है केवल आपको समझाने के लिए किया है। ठीक है, तो आपको किसी भी धर्म के ऊपर मेरी कोई टिप्पणी नहीं है। चलिए आगे हम एक चीज़ और बताते हैं आपको। ये समझ गए होंगे, जब व्यक्तिवाचक को जातिवाचक के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है। यहाँ पर जयचंद क्या है, आपको दिख रहा है व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन है क्या, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, आइए चलिए एक चीज़ और आप समझिए। जब जातिवाचक संज्ञा को हेडिंग पढ़ा होगा, ऊपर हेडिंग आपको पढ़ा होगा, आप लिख लीजिएगा। अगर आप लिखते हैं तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। जब जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग कर लिया जाता है तब क्या होता है, जैसे एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताऊं। गोस्वामी जी ने, जैसे मैं आपसे लिखा कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना किया। रामचरितमानस की रचना की। ठीक है, आपसे मैंने लिखा कि गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। अब यहाँ पर जो है अंडरलाइन मैंने कर दिया और उसके बाद आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अंडरलाइन वाले शब्द में कौन सा संज्ञा है। ठीक है, अंडरलाइन किए हुए शब्द में कौन सी संज्ञा है। जब आप गोस्वामी शब्द देखेंगे तो गोस्वामी जो है एक जाति को प्रदर्शित कर रही है। यहाँ पर अर्णव गोस्वामी हो सकते हैं। ठीक है, अर्णव गोस्वामी हो सकते हैं जो रिपब्लिक टीवी के एंकर हैं। उसके बाद ऐसे कई लोग हो सकते हैं। गोस्वामी एक जाति का नाम है ना। तो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। तो यहाँ पर जो रामचरितमानस की रचना किए थे उस पार्टिकुलर गोस्वामी जी की बात हो रही है। ध्यान से सुनिएगा, जब गोस्वामी शब्द अकेला आएगा तो वह कैसी संज्ञा होगी, वह संज्ञा हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। लेकिन गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, तो यहाँ पर रामचरितमानस की रचना करने वाले गोस्वामी जी की बात हुई है। अर्थात यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक गोस्वामी तुलसीदास जी की बात हुई है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे मैंने कहा गुप्त जी ने साकेत महाकाव्य की रचना की। क्या कहा, साकेत महाकाव्य की रचना की। ठीक है, अब यहाँ पर गुप्त जी आप जब गुप्त को अकेला लिख दिया जाएगा तो आप आसानी से बताएंगे भैया रमेश गुप्ता, सुरेश गुप्ता, महेश गुप्ता, अनेक तरीके के गुप्ता जी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उस गुप्त जी की बात हुई है। अगर अकेले गुप्ता लिखा गया है तो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेकिन इस जो गुप्त जी की बात की गई है, यह वह गुप्त जी हैं जिन्होंने साकेत की रचना किया था, साकेत महाकाव्य की जिन्होंने रचना किया था। और साकेत महाकाव्य की रचना करने वाले कौन थे, तो मैथिली शरण गुप्त जी थे। तो देखने पर पहली नज़र में क्या लग रहा है, देखने पर पहली नज़र में लग रहा है जातिवाचक संज्ञा, लेकिन वास्तव में एक ऐसी संज्ञा है व्यक्तिवाचक संज्ञा की
बात हुई है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के उत्तर प्रदेश 41,520 में एक शिफ्ट या 2 शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैंने इसे बता दिया आपको। ठीक है, तो संज्ञा का पूरा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है और संज्ञा का बहुत छोटा सा चैप्टर है, आप आसानी से समझ पाए होंगे। रही बात पीडीएफ की, तो मैं पीडीएफ जो है अभी अकेला काम कर रहा हूँ, तो पीडीएफ बनाने मुझे दिक्कत है। आगे मैं आपका सहयोग, अगर धीरे धीरे परिवार बढ़ता है तो हमारे सदस्य भी बढ़ेंगे, तो आपको पीडीएफ नोट्स भी अवेलेबल होगा। ध्यान रखिएगा, आपकी सफलता, आपका जो जुनून है वो कम नहीं होना चाहिए। आप किसी के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने सपनों के लिए पढ़िए। आपकी सपना है वर्दी लेना, तो आप अपनी वर्दी के लिए पढ़िए। धन्यवाद आप सभी का हमारा सपोर्ट करने के लिए। मैं इसी तरीके से आपके लिए मेहनत करता रहूँगा। धन्यवाद।